फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, बीसी अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शंस। अब देखो, अलजेब्राइक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें होते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब देखो, जब पॉलिनोमियल्स हमारे पास लिंक हो, क्या हो? लिंक हो किस चीज पे? एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे या डिवीजन पे या मल्टीप्लिकेशन पे या स्क्वायर रूट पे। जब हमारे पास पॉलिनोमियल्स लिंक हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1/x+1। अब ये हमारे पास एक अलजेब्रिक अलजेब्रिक फंक्शन क्यों है? क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो दो पॉलिनोमियल लिंक है, यानी लिंक है किस चीज पे? डिवीजन पे। किस पे? डिवीजन पे। या हमारे पास ऐसा हो x+1 x² + 1। ठीक है, इस तरह हो, तो ये लिंक है किस चीज पे? मल्टीप्लीकेशन पे। और ये भी हमारे पास है, तो ये लिंक है सब्ट्रैक्शन, एडिशन या स्क्वायर रूट में भी आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में किस तरीके से, यानी x² - 1 अंडर द रूट स्क्वायर रूट। तो ये होते हैं हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस। अब इसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या? हमारे पास मुद्दा है ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब देखो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो होते हैं जो अलजेब्रिक फंक्शन ना हो। अ फंक्शन which not algebraic। वो फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शंस ना हो उसको हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसको शॉर्टकट टीएफपी बोलते हैं। तो ये भी हमने पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये भी हमने पढ़े हैं। इसका भी प्लेलिस्ट है और इन दोनों का प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया। तो ये हमारे पास थे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में यही आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। और फिर आते हैं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये भी आते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन ये भी आते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन ये भी आते हैं। तो इसको हम एक एक को वन बाय वन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है। सबसे पहले तो इसकी बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब देखो हमारे पास अ फंक्शन, देखो ये फंक्शन है। डेफिनेशन पे मैं थ्योरेटिकल मतलब इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आप लिखिए।
ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो नहीं बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और उस पे हो बी पावर एक्स, अब देखो पहली बात, इसमें हमारे पास क्या है, बेस है एक कांस्टेंट, बेस क्या है, एक कांस्टेंट, और इसमें जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वो क्या है, वो है वेरिएबल, वो हमारे पास है वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें एक बात और, बेस पे कंडीशंस हैं, क्या है, कंडीशन है, बेस पे कुछ कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है जो कि इसके डेफिनेशन में आते, बेस पे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि इसके डेफिनेशंस में आते रहते। अब देखो बेस जो है वो पहले ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, और बेस नॉट इक्वल होना चाहिए 1, बेस ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और बेस b इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखो यहां पे बात आ सकती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहां पे स्टूडेंट इस तरह के कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास, अब देखो b को डायरेक्ट हम ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इसमें 1 के भी बराबर नहीं होगा और 0 से भी ग्रेटर होगा, तो शॉर्टकट एक कंडीशन क्यों नहीं लिखते। अब देखो ये गलत है, गलत इस वजह से है क्योंकि देखो b से ग्रेटर होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो 0 और 1 के बीच कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। तो b से ग्रेटर यानी b और 1 के बीच नंबर तो आते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें ओपन इंटरवल है, ये और ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इसके अंदर इसके बीच के वैल्यूज तो इंक्लूडेड है, वो बिल्कुल इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो 0 और 1 के बीच की जो वैल्यू है वो एक्सक्लूड कर दिया, वो इंक्लूड नहीं हो, वो एक्सक्लूड हो गए, तो इस वजह से ये कंडीशंस गलत होता है और स्टूडेंट कंफ्यूज भी काफी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके डोमेन की बात करते हैं। अब देखो पहला इसका डोमेन क्या होगा, अब देखो डोमेन इसका है ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज क्या है, अब इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों है और क्यों नहीं है। 0 से लेकर इंफिनिटी यानी पॉजिटिव। अब देखो फंक्शन है हमारे पास b पावर x, तो देखो x को मैं एनी वैल्यू दे सकता हूं, कोई भी वैल्यू दे दो ऑल रियल नंबर, क्योंकि x इसका डोमेन है और y इसका रेंज। तो x को अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू दे दो, अगर नेगेटिव दे दो, अगर 0 भी दे दो, तब भी ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल। अब इसका रेंज 0 और इंफिनिटी के बीच क्यों आता है, क्योंकि देखो इसका डोमेन पावर में है, का जो डोमेन है वो किस चीज में है, पावर में है। तो पावर में अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका आउटपुट ऑलवेज भी पॉजिटिव, वो क्यों, क्योंकि अगर मैं एक्स को देखिए पॉजिटिव तो होगा तो पॉजिटिव, अगर मैं एक्स को -x पुट करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, और बी एक्स, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रेंज क्या होगा, 0 और इंफिनिटी तक। तो इस तरह से वैल्यूज। अच्छा, अब इसमें एक और बात, यहां पे जो है ना ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये क्लोज नहीं, हाँ क्लोज इस वजह से नहीं है क्योंकि 0 भी इसमें नहीं है, अगर ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि मैं इस x में फिट कर दो और ये रेंज 0 आ जाए, ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ये इसके डोमेन्स थे और रेंज थे। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल लॉ की, एक्सपोनेंट लॉ। ये आपने छोटे लेवल्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप भूल गए होंगे आपको याद है। अब देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं कि हमारे पास a है जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, b है जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। अब देखो अगर a के पावर x आ गया और a का पावर y आ गया,
तो देखो एक्सपोनेंट ला कहता है कि अगर दोनों चीजों प्रोडक्ट में हो और उसका बेस भी सेम हो तो इसके पावर को क्या करो, ऐड करो, x प्लस वाई। अब देखो इसके बाद अगर x आ जाए और इसके होल पावर भी y आ जाए तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर, ये भी है एक, ये भी है। अब एक और है कि अगर a भी हो और a भी हो और इसके बेसिस सेम हो तो इसको सब्ट्रैक्ट कर, इसके पावर्स को सब्ट्रैक्ट। एक और भी है कि अगर a भी हो और b भी हो और उसके क्या हो, उसके ऊपर होल पावर हो x, तो a को भी अपना पावर दे दो और b को भी अपना पावर दे दो। ये कुछ लास्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब देखो एक और है कि अगर a हो और b हो उसके पावर होल x, a को भी x दे दो और b को भी x। ये सिर्फ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लास्ट मतलब इंपॉर्टेंट ही हो जाते हैं। और एक और कहता है कि फॉर x नॉट इक्वल टू 0 a का पावर x इज इक्वल टू b पावर x। लेकिन इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू, मतलब अब देखो इफ एंड ओनली इफ के लिए मैथमेटिक्स में ये सिंबल इस्तेमाल होता है, मतलब इसका डायरेक्ट भी ट्रू है, डायरेक्ट भी ट्रू है और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है। इसका डायरेक्ट भी ट्रू और इसका कन्वर्स भी ट्रू। इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब होता है और ये इसका क्या है, सेम। अब देखो इसका अगर, अब मैं आपको बताता हूं, अब इसका पहले डायरेक्ट की बात करें, इसकी डायरेक्ट यहां पे क्या होता है कि अगर मेरे पास पावर सेम है तो इसके बेसिस भी क्या होंगे, सेम। अब देखो यहाँ पे पावर्स इक्वल है तो इसके बेसिस भी इक्वल है, लेकिन अगर इसके बेसिस डिफरेंट है, नहीं, अगर इसकी बेसिस a पावर x इज इक्वल टू a पावर y, तो अगर इसके बेसिस सेम है, अब यहाँ पे तो पावर सेम है तो बेसिस सेम है, और अगर इसके बेसिस मतलब अब कन्वर्स की बात हो रही है, किस चीज की, कन्वर्स की। अगर इसके बेसिस सेम है तो इसके पावर्स भी क्या होंगे, सेम। तो ये इसका कन्वर्स, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने लगाया इक्वल। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आता है, एक एक्सेप्शन है इस लॉ में भी, एक्सेप्शन। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पे तो केमिस्ट्री शुरू हो गई, लेकिन मैथ्स में भी एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। कि अगर मैं 1 की पावर 0 ले लूं इक्वल टू अगर 1 की पावर 1 ले जाए तो इसके बेसिस तो सेम है लेकिन इसकी पावर तो सेम नहीं है ना, बेसिस तो सेम है, पावर भी सेम नहीं है, और ये इक्वलिटी जो मैंने लगाया ये भी सही, ये इस वजह से ये कि 1 की पावर 0 आ जाए तो 1 आएगा, 1 की पावर 1 1, तो इसके बेसिस कैसे सेम हो गई, लेकिन ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और वो एप्लीकेबल क्यों नहीं है, इसका प्रूफ अवेलेबल है, लेकिन वो काफी लंबा चौड़ा सा है, हमारा लेक्चर थोड़ा सा इसमें, ठीक है। लेकिन इस पे भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं किस चीज की, बेस की। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में अब y हमारे पास है e पावर x, सॉरी e पावर नहीं, y इज इक्वल टू b पावर x, ठीक है, b पावर x, b पावर x। अब b पावर x क्या है, हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस इस्तेमाल होते हैं। देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बेस, एक e है जिसको हम बोलते हैं आइलर कांस्टेंट, और एक है 10, इसको बोला जाता है 2.71 इसकी वैल्यू है, और इसको बोला जाता है ऑयलर कांस्टेंट। अब ये दो बेसिस क्यों इस्तेमाल होते हैं,
बच्चों का क्वेश्चन, क्योंकि देखो अगर कोई भी रिसर्च हो रहा हो, अगर कोई भी रिसर्च हो रहा हो या कोई एडवांस मैथमेटिक्स हो, एडवांस मैथ्स, या कोई इसमें ऐसी बात आ जाए कि मतलब प्रोसेस चल रही हो, कोई प्रोसेस फिजिक्स में हो, कैलकुलस में हो, ठीक है, तो उसमें जो ट्रेंड बनता है, देखो ट्रेंड बनता है, तो उसमें मोस्टली ये और ये पावर यूज होते हैं। इस वजह से हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, ये पावर है। अब आगे जाके लिमिट में हम इसका लिमिट भी निकालेंगे। देखो इसका लिमिट भी होता है एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 1+1/x होल पावर x, कुछ इस तरह का लिमिट होता है या, ठीक है, तो ये लिमिट भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन वो लिमिट की बात है, अभी हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पे ज्यादा दिमाग ना लगाए तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों, चाहे जो भी मैथमेटिक्स में प्रोसेस हो रहा हो, तो ये दो बेसिस इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से प्रेफरेंस भी हम इन दोनों बेसिस को देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रोसेस। एक होता है ग्रोथ का, ग्रोथ, और एक होता है हमारे पास डीके, डीके प्रोसेस। दो होते हैं और फंक्शंस भी दो है, एक ग्रोथ है और एक डीके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ग्रोथ कब होगा, इसके साथ साथ मैं ग्राफ भी डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब देखो ग्रोथ कब होगा, जब y आपके पास e पावर x हो, ठीक है, मैं e को यूज करूंगा, 10 को भी नहीं यूज करूंगा। और डीके कब होगा, जब e पावर -x हो, ठीक है। लेकिन देखिए एक और केस पे भी होता है, वो केस भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो डीके किस तरीके से, इसका ग्राफ पहले देखते हैं, इसका ग्राफ किस तरह से होगा, ये इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ किस, अब ग्राफ को मैं डिस्कस करता हूं डिटेल में, और इसका ग्राफ तरह से होगा, ये एक्स को टच नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा ड्रॉ करने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पे जा रहा है, तो मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से 3 तक, फिर उसका कुछ एक प्रोसेस होता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो वो बढ़ते हैं, ग्रोथ होता है, 1 से डिवाइड होते, फिर 2 में, 4 से 9, इस तरह से 16, 32, इस तरह से स्क्वायर में डिवाइड होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, हमारे पास कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम कर रहा है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रोथ। और डीके कौन सा होता है, जैसे कि हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्रीज में भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्रीज में, ठीक है। तो उसमें जो रेडियो एक्टिव, जैसा कि हमारे पास है कार्बन, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारे पास डीके होता है, लेकिन उसका ईयर 5700 ईयर इसका लाइफ टाइम है, क्या होता है, हाफ टाइम है, हाफ लाइफ है, सॉरी हाफ टाइम नहीं है, हाफ लाइफ, ठीक है, तो इतना हाफ लाइफ होता है। तो वो क्या करता है, डीके करता है, मतलब उसकी जो अमाउंट होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, डीके होती है। तो ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है हर एक पॉइंट, लेकिन कार्बन का देखिए तो ये एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं होता है, तो इस वजह से कार्बन कभी खत्म तो नहीं होता है ना, वो डिवाइड होता है, हाफ 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 हाफ, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक। तो इस वजह से, जैसा कि सीक्वेंस में अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपकी बुक्स में एक और डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, कि खत्म ना होने वाली प्रोसेस, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक सर्कल है के और इसको मैं हाफ पे डिवाइड कर दूं, अब ये पार्ट तो गया, तो भी मैं हाफ पे डिवाइड करता हूँ, ये पार्ट भी गया, इसको भी मैं हाफ पे डिवाइड कर दूं, ये पार्ट भी गया, इसको भी मैं हाफ पे डिवाइड कर दूं, ये पार्ट भी गया, इसको भी हाफ पे, इसको भी हाफ पे, तो ये खत्म नहीं होगा ये केक कभी भी, लेकिन मतलब इंसान अगर अभी इसको ड्रॉ करता है तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये इसको हाफ करना बहुत ही इम्पॉसिबल होगा, खत्म ही हो जाएगा हमारे हिसाब से, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, अगर माइक्रोस्कोपिक आप इसको काट रहे हैं, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा।
अब एक और बात करते हैं, हमने कुछ कंडीशंस पढ़े थे, अब उस कंडीशन को भी डिस्कस करते हैं। मतलब अब वो कंडीशंस में से क्या है कि हमें वो लिख रहे हैं। अब देखो हमारे पास फंक्शन e पावर x, लेकिन अच्छा b को लिख लेते, लेकिन वहां पे था कि b नॉट इक्वल टू और b ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 1 क्यों नहीं लिख सकते हम इस b को? देखो अगर b को आप 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये 1 पावर x आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा ना। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बन गया। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ग्रोथ और डीके को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो या हो तो ग्रोथ होगा या डीके होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बन गया कि कांस्टेंट है, ना ग्रोथ है ना डीके है, तो इस वजह से ये खत्म हो गया। और बी ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है इसके ग्राफ्स में भी। अब इसके ग्राफ्स के हम डिस्कस करते हैं कि इसके ग्राफ किस तरीके से हैं। अब इसके ग्राफ के हवाले से 3 बातें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो ये है, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहली बात कि इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा ऑलवेज, चाहे डीके हो चाहे वो हो, ठीक है ना, ऑलवेज पास 0 और 1 पॉइंट। इस पॉइंट पे इसका ग्राफ हमेशा पास करेगा। दूसरी पॉइंट ये है कि इसका जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस का है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ना इसमें कोई शार्प कॉर्नर्स है, ना इसमें कोई जंप्स है, ठीक है, ना इसमें कोई होल्स है, ठीक है। ना होल्स है, ना जंप्स है, ना शार्प कॉर्नर्स है, ठीक है, ये नहीं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि अगर b ग्रेटर देन 1 के बराबर हो, ठीक है, देन देन b पावर x इज इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि अगर बेस इसका ग्रेटर देन 1 हो, बेस अगर ग्रेटर देन 1, तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये हमारे पास ग्रोथ है, ये ग्रोथ का। और 4 नंबर पे कि अगर b, वो जो मैं आपको एक केस बता रहा था वो ये केस है कि अगर b 0 और 1 के बीच हो, तो हमारे पास जो होगा बेस, अगर इसके बीच हो तो बेस b पावर x हमारे पास क्या होगा? डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। तो मतलब ये डीके है। अब देखो अगर x बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा अगर 0 और 1 के बीच है, क्योंकि आप चेक कर लो, अगर 0 पावर 1 का मैं 10 ले लूं और 0 पावर 1 का मैं 100 ले लूं, तो कौन सा स्मॉल वैल्यू होगा? ये स्मॉल वैल्यू होगा, क्योंकि इस पे अगर पावर बढ़ा रहे हो ये घट रहा है, ये कम हो रहा है। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा अभी इसको देखिए, ये तो सारे एमसीक्यूज पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये सारे एमसीक्यूज ही है, ये एमसीक्यूज है। अब देखो इसके बाद हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो अगर मेरे पास हो ये ग्राफ, अब एक्स एक्सिस इसके लिए क्या है? एसमटोट, एसमटोट है, ठीक है। एसमटोट को तो आप जानते ही होंगे। अब ये है 0 और 1 पे पास कर रहा है, एक्स 0 है, तो ये हमारे पास किस चीज का ग्राफ है? ग्रोथ का। और ग्रोथ के लिए हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब यहाँ पे बेस तो मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सही है। अब b की बात हम नहीं कर रहे हैं। और अगर इस तरह से हो तो यहाँ पे भी पास होगा 0 और 1। और एक्स एक्सिस इसके लिए एसिम्प्टोट है, और ये किसके ग्राफ है? डीके का। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ ई पावर माइनस एक्स। फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे बेस तो ग्रेटर देन 1 है। हाँ बेस ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इसका पावर भी देखो, इसके पावर को भी हमने देखना होगा, माइनस एक्स। तो अगर इसका पावर माइनस एक्स है तो ये फिर भी डीके होगा। और अगर इसका बेस 0 और 1 के बीच है और पावर पॉजिटिव है, सॉरी, इसका पावर पॉजिटिव है, तब भी हमारे पास क्या होगा? यही डीके होगा, ठीक है, डीके। तो इस तरीके से आते रहते। अच्छा अभी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके लिए लाया हूं कि अगर देखिए y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, y ई पावर एक्स माइनस एक्स हो, ठीक है।
और इसका ग्राफ x अप्रोच करे माइनस इंफिनिटी को, और देन y क्या होगा, y किसको अप्रोच करेगा। तो देखो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, किस चीज का है, डीके का है। अब देखो अगर x माइनस इंफिनिटी तक अप्रोच करता है, सॉरी ये डीके का इस तरह से डीके का ग्राफ नहीं है, यहाँ पे माइनस एक्स नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, तो इसको काट लो। हाँ अच्छा, इस ये पॉजिटिव है। अब देखो अगर x अप्रोच कर रहा है माइनस इंफिनिटी, तो y किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते रहते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी एमसीक्यूज पॉइंट्स थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए इस लेक्चर में, ठीक है। अभी इंशाल्लाह आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई ऐसी बात मतलब नहीं आएगी कि आप उसको समझ नहीं सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, जो हूबहू इसके साथ है, लेकिन बस वो इसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।